हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और डेफिनेटली आपको पार्ट 1 की तरह ये पार्ट 2 भी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यदि आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और यदि लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। एक बॉडी है, बॉडी मतलब एक लकड़ी का पीस भी हो सकता है, वुडन पीस, एक ब्रिक का पीस हो सकता है, ईंट का टुकड़ा हो सकता है, कुछ भी वो बॉडी हो सकती है। उस पर एक फोर्स लगातार काम कर रहा है, मतलब एक फोर्स पे लगातार अप्लाई हो रहा है जो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको इस स्टेटमेंट को 2 वेरिएबल्स वाली एक लीनियर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हो क्या रहा है। ये देखिए, ये कोई मतलब पॉइंट मैंने बना दिया है। ये कोई बॉडी है जो फिलहाल इनिशियल में पॉइंट ए पर है। हमने इस पर फोर्स F लगाया तो ये जो बॉडी है वो ए पोजीशन ए से हटकर पॉइंट बी पर पहुंच गई है। तो ए से बी तक का जो गैप होगा उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसने ए से बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल की, ए पे था ही था, जब फोर्स लगाया तो ये बी पे पहुंच गई। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है x, ठीक है। और हमने फोर्स क्या लगाया? F। तो हमने कुछ माना है, लेट वर्क डन इज इक्वल टू वाई। जो उस बॉडी पर कार्य हुआ है उसको हमने y माना है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो हमने x मानी है, और जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उसको हमने F माना है। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन को हमने क्या माना है? y। तो y इक्वल टू 5x, अब सॉरी 5 तो बाद में आएगा, F इंटू एक्स। तो ये हो गया फॉर्मूला किया गया कार्य वर्क डन निकालने का। अब पढ़ते हैं आगे की लाइन क्या कहती है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। और फिर हमें जो इक्वेशन बनेगी उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 टाइम्स। तो जो फोर्स लग रहा है ना उसकी वैल्यू है 5 यूनिट्स। वैसे तो फोर्स की यूनिट 5 न्यूटन होती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में वो न्यूटन ना देके यूनिट्स लिख देगा आगे। जैसे कि अगर एरिया दिया होता तो क्या लिखता? यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स, वर्ग इकाई। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको न्यूटन ही मान के चले। ठीक है, ऑल्सो रीड द फ्रॉम द ग्राफ। और फिर जब ग्राफ बन जाएगा तो हमें उससे कुछ वैल्यू निकालनी है, जो हम पहले भी मैंने आपको सिखाया था। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो ये जो 2 यूनिट और 0 यूनिट दे रखी है वो डिस्टेंस ट्रेवल दे रखी है। तो पहले पार्ट में वो 2 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और दूसरे पार्ट में 0 यूनिट, मतलब वो डिस्टेंस चलता ही नहीं है, जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो चलिए पहले इसको हम इक्वेशन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमको F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 यूनिट। तो इस 5 को हम इसमें पुट कर दें तो y इक्वल टू 5x। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, और यही आ गई हमारी 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कह सकते हैं कि 25% क्वेश्चन कंप्लीट, ये इक्वेशन बन गई है। चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो पहले हम टेबल बनाएंगे हमेशा की तरह। यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y, और 2 ही पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो जब हमने x को चलो 3 ले लेते हैं, x 0 रहेगा,
तो y भी 0 हो जाएगा। x हमने 1 लिया तो y हो जाएगा 5, ठीक है। और अगर हम 2 ले लेंगे तो ये जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगा। तो 10 हमने अभी ड्रॉ किया नहीं है, यहाँ पे 6 तक है, तो यही 2 पॉइंट सफिशिएंट हैं। x 0 तो y 0, ठीक है। जब x 1 है तो y 5 है, तो x 1 ये हो गया। तो ऊपर की तरफ चले जब तक कि, तो देखिए x 0 y 0 यहाँ पे आ गया। अब x 1 है तो y कितना है 5, तो x बराबर 1 से हम ऊपर चले जब तक कि y की वैल्यू 5 ना आ जाए, ये आ गया। अब हम इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से अब क्वेश्चन हमारा 50% हो गया। 50 नहीं कह सकते, 40 कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चाहे तो हम यहां पर कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट का नाम था, हमने ए दिया, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, हमने अगर इसको ए मान लें तो ये बी हो जाएगा, तो ये बी पॉइंट हो गया। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1,5, और ये तो ओ है ही, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। तो ये है वाई एक्सिस, ये क्या शो कर रही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी वर्क डन, ये तो वर्क डन हो गया। वाई हमने क्या माना था वर्क डन, तो ये वाई वर्क डन हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए पहले पार्ट में वो क्या कह रहा था, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 यूनिट। ये देखिए 2 यहाँ पे आ गए, तो हमें इस लाइन को थोड़ा ऊपर तक ड्रॉ करना होगा। और फिर हमें इसको भी ऊपर तक ले जाना पड़ेगा, किसको वाई एक्सिस को, एक्स की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब हम जो है पॉइंट 2 से लाइन ड्रॉ करते हैं। और देखते हैं कि इस पॉइंट पर, अब हम इस पॉइंट से लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वही वर्क डन की वैल्यू होगी। तो जब आप इसको प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करेंगे तो यहां पर पॉइंट बैठेगा 10, ठीक है। तो यह अब देखो 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, और यहाँ 10 होगा। तो जब डिस्टेंस वो 2 यूनिट की ट्रेवल करता है तो वर्क डन कितना मिलेगा 10 यूनिट्स। तो लिखो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 10 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, उसने डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की, तो ये पॉइंट यहीं पे रहेगा। तो यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 है, तो y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ फ्रॉम द ग्राफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पढ़ते हैं पहले क्या कहता है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। तो यामिनी और फातिमा हैं वो किसी स्कूल के 9th क्लास के 2 स्टूडेंट हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स।
तो इन्होंने दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में हेल्प करने के लिए। किसकी? जो अर्थक्वेक मतलब भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डाटा। तो ये जो फर्स्ट लाइन थी ना, ये दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं। इनका इसके स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स के साथ। तो इसने हिंट दे रखा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन रुपीज़ एक्स एंड वाई और ड्रॉ द ग्राफ। उसके इस इक्वेशन बनाने के बाद हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो अब किसने कितने दिए हैं ये नहीं पता। हो सकता है कि यामिनी ने 30 रुपये दिए हों और फातिमा ने 70, यामिनी ने 60 दिए हों, फातिमा ने 40। लेकिन इतना पता है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ सबमिट किए हैं, जमा किए हैं। तो हमने यामिनी के अमाउंट को x मान लिया और फातिमा की अमाउंट को y मान लिया। तो दोनों की मिलके अमाउंट कितनी है? 100। तो इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें, लेट द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी इक्वल टू रुपीज एक्स एंड बाय फातिमा इक्वल टू रुपीज वाई। ATQ इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रश्नानुसार। तो दोनों ने मिलके कितने रुपए जमा किए हैं? 100 रुपीज। तो वही y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। दो ही पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे। तो x बराबर 0 है तो y बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, और यदि मैं x को 100 ले लूं तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो x बराबर 0 है तो y हमारा 100 है, और जब x 100 है तो y 0 है। तो एक पॉइंट A हमारा ये आ गया, एक पॉइंट B हमारा ये आ गया, और हम अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। आप चाहें तो इसको आगे पीछे तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इसमें केवल इतना ही करना था, था ना? बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना था, इक्वेशन बनानी थी, और जैसे हम करते आ रहे हैं कि एक वेरिएबल को हमको रखना है लेफ्ट साइड में और दूसरे को राइट साइड में किया, अलग अलग पॉइंट लिए और इसको पॉइंटों को लोकेट किया और दोनों पॉइंटों को मिला दिया। आप चाहें तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पर कितना है? x 0 है, तो ये हो गया 0,100 और ये हो गया 100,0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लास्ट और 8 पे आते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी 5th पार्ट हैं, तो जरा ध्यान से करेंगे। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएस और कनाडा जैसे देशों में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, नापा जाता है, जबकि इंडिया में नापते हैं हम किस में? सेल्सियस में। Whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये नीचे आपको इक्वेशन दे रखी है जो सेंटीग्रेड को जो इस फॉर्मूले से चेंज कर देगी फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। ठीक है, तो करना क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव
जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और जिसमें दे रखा है एक्स एक्सिस मतलब एक्स जो शो करेगा वो सी को शो करेगा, और जो वाई एक्सिस है वो शो करेगी फ़ारेनहाइट को। तो एक्स को जो सी जो है एक्स को शो करेगा और एफ जो है वाई को शो करेगा। ठीक है, पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो मेन इक्वेशन ये दे रखी है, इसको हमने वाई मानना है, इसको हमें एक्स मानना है। तो इसको अलग पेज दे लेते हैं इसके लिए। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। f इक्वल टू दे रखा है 9/5 इंटू सी। ये c जो है ना 9 के संग काउंट होगा, तो इस c की मल्टीप्लाई 9 के साथ होगी, प्लस 32। अब हमने यहां पर एक टेबल बनाई। तो इसको मैं x ले सकता हूं और इसको मैं y। तो ऊपर मैंने x की वैल्यू रखी और इसको मैंने y रखा। अब मैंने अगर मैं यहाँ c को 0 रख दूं, तो c के अंदर x को 0 रख दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो f की वैल्यू क्या आएगी 32। एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू रखता हूं। अगर मैं c की वैल्यू 10 रखूं, मतलब x की वैल्यू 10 रखूं, तो मुझे y मिलेगा 50। बस यही 2 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए, जब x 0 है तो y है 32, तो ये पॉइंट यहां कहीं आएगा। ये 32 हो गया। ठीक है, जब इसको मैंने a और b मान लिया तो ये पॉइंट भी मेरा a हो गया। अब b पॉइंट क्या है, जब x 10 है तो y कितना है 50, तो ये 10 आ गए, ऊपर चले कहाँ तक, तो 15 आ जाए। ये पॉइंट b आ गया। अब b से a को हम मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए और हम इसको काफी ऊपर नीचे तक बढ़ा देंगे। ये हो गया। चलिए जी, अब आते हैं, फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब ये काम आप विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं। किससे, यहां से। चलिए, अब मैं जरा इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, क्योंकि अब एक्स वाई की जरूरत तो है नहीं, हम सीधा एफ और सी लेके चलेंगे। तो एफ इज इक्वल टू है 9/5 इंटू सी प्लस का 32। क्या कह रहा है, जब सी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एफ की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सी की जगह 30 रखा, तो 9/5 इंटू 30 प्लस का 32। तो 5 6 जा 30, 9 तो 30 कट गया 5 से 6 टाइम्स, 9 इंटू 6 54 प्लस 32, दोनों को ऐड किया, 4 + 2 6 और 5 और 3 8। तो ये आया एफ जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब एफ की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो हमें सी निकालना है। तो अब हमें एफ की जगह 95 रखना है और सी निकालना है। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 95 इक्वल टू, तो मैं इसको 9c/5 लिख सकता हूं प्लस 32। 32 को उठा के इधर लेके आते हैं, तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5। घटाया, 5 में से 2 गए 3 और 9 में से 3 गए 6 इक्वल टू 9c/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 63 इंटू 5
और 63 के नीचे 1 मान सकता हूँ, तो 9c इंटू 1 9c इक्वल टू 63 इंटू 5। तो c की वैल्यू क्या आई 63 इंटू 5 अपॉन 9, 9 7 जा 63, तो 63 कट गया 9 7 टाइम्स, 7 इंटू 5 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो c की वैल्यू कितनी आई 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो यदि c की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू कितनी होगी, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट, यदि f की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें भी दो पार्ट कर दिए, पहले में c 0 रखना है, f निकालना है, और दूसरे पार्ट में f को 0 रखना है, c निकालना है। चलिए जी, तो फिर से लिखते हैं क्वेश्चन। f इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस का 32। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना था, c को 0 रखना है, तब c को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक, अब हमें f की वैल्यू को 0 रखना है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया किसका, फोर्थ क्वेश्चन, मतलब फोर्थ पार्ट का a पार्ट। b पार्ट में क्या कह रहा है, हमें f की वैल्यू 0 रखनी है, तो 9/5 c प्लस 32, 32 उठ के इधर आ गया, तो 0 माइनस 32 हो गया, तो 0 माइनस 32 को मैं माइनस 32 लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की मल्टीप्लाई 32 में हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 160/9। आप चाहे तो डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। Is there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. अब हमें एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें c और f दोनों की सेम वैल्यू निकल के आए। मतलब जैसे कि 3 है तो c की वैल्यू भी 3 हो और f की वैल्यू भी 3 हो, न्यूमेरिकली इक्वल द सेम। मतलब डिग्री को छोड़ के हमें जो न्यूमेरिकल आता है ना, जैसे कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 3 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो c और f दोनों के लिए सेम हो। इफ यस फाइंड इट। तो हम क्या करेंगे, c और f दोनों को x मान लेंगे। क्लियर, बस जब दोनों को हम x मान लेंगे तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने इक्वेशन लिखते हैं पहले, 9/5 इंटू सी प्लस 32, लेट f इक्वल टू c इक्वल टू x। दोनों की जगह हमने x रख दिया, तो x इज इक्वल टू 9x/5 प्लस 32। तो इसको उठा के मैं इधर ले आया, तो x माइनस 9x/5 हो गया इक्वल टू 32 रही रहा। अब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया माइनस का 4x/5 इक्वल टू 32। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकता है। चलो, अगर आपको नहीं आता तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं माइनस का 4x इंटू 1 माइनस का 4x एंड इक्वल टू 32 इंटू 5। तो x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का x, मैंने माइनस को ही रखा है, 32 इंटू 5/4। 32 कट गया 4 से 8 टाइम्स, तो ये आया 40। तो x की माइनस x इज इक्वल टू 40 आया। तो इस माइनस को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दोनों तरफ मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की, तो x इक्वल टू -40। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, -40। तो हम क्या लिख सकते हैं, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड।
इस पॉइंट पर एफ और सी दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो जो वैल्यू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की होगी वही वैल्यू 40 डिग्री सेंटीग्रेड की भी होगी। तो इस तरीके से 4.3 हमारी आज कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब बहुत आसान सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।